जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दागुरु। कल हमने थॉर्नडाइक और पावलोव का सिद्धांत देखा था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत जो था वह बिल्ली पे किया गया था और फॉन्डलस मछली पे किया था। पावलोव का सिद्धांत जो था वो कुत्ते पे किया गया था। आज मैंने बताया था वह प्राचीन सिद्धांत भी कहलाता है पावलोव का। तो आज हम आपको स्किनर का सिद्धांत पढ़ाएंगे। स्किनर का सिद्धांत में पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था प्राचीन सिद्धांत जो था वो पावलोव का है। तो नवीन सिद्धांत किसका होगा? नवीन सिद्धांत जिसका है वह है हमारे स्किनर महोदय। स्किनर महोदय का जो क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत है वह नवीन सिद्धांत कहलाता है। जो स्किनर का सिद्धांत है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से उस पर प्रयोग किया गया था, किस पे प्रयोग किया, क्या क्या नाम है, कब प्रयोग किया गया था। चलिए शुरू करते हैं आज का सिद्धांत जो है हमारे स्किनर महोदय का। स्किनर महोदय की एक बहुत अच्छी परिभाषा भी है, याद करने की ट्रिक मैं आपको सभी की बताऊंगा। परिभाषा याद करने की बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएंगी। जो स्किनर का सिद्धांत था, स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर पे, सफ़ेद कबूतर पे और चूहे पे किया था। सफ़ेद चूहा था, सफ़ेद कबूतर था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या प्रयोग किया गया था, जो मैं आपको चित्र के माध्यम से भी बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको समझाऊँगा भी। यह एक बॉक्स में एक चूहे को बंद कर दिया गया था। चूहा है हमारा ये। यहाँ पे एक भोजन का पात्र रखा हुआ था जिसमें एक डोरी बंधी हुई थी और उसका यहाँ पे हुक लगा हुआ था ज़मीन पे। और बीच में सकरे जो भूल भुलैया जैसे रास्ते होते हैं, इधर से जाना इधर से आना, ऐसे देखा होगा, पहेली हल करने का होता है, वैसा ही था। तो चूहा क्या करता था, चूहे के सामने भोजन दिखता था तो चूहा इधर से उधर सकरे रास्ते में होते हुए, भूल भुलैया रास्ते में होते हुए जाता है और वह धोखे से भोजन को देखते हुए और धोखे से उसका पैर लीवर पे पड़ता है। यह लीवर इस पे पड़ता है तो भोजन होता है जो हमारा नीचे आ जाता है। भोजन नीचे आते ही चूहे को वो भोजन मिल जाता है। इस क्रिया में करने के लिए समय लगता है चूहे को ज़्यादा, लेकिन ऐसे ही प्रक्रिया फिर दोबारा होती है। चूहा होता है, चूहे के सामने भोजन होता है, उसका ये डोरी से बना हुआ नीचे ये लीवर होता है, हुक जिसमें लगी होती है, और ये सकरे रास्तों में होते हुए इसको जाना पड़ता है। भूल भुलैया में इधर से होते हुए, जिधर से भी होते हुए बार बार फिर जाता है, फिर उसका धोखे से पैर लीवर पे पड़ता है, भोजन फिर मिल जाता है। ऐसे बार बार इसी प्रक्रिया में चूहे को कम समय लगता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब चूहा समझ जाता है कि अगर मुझे भोजन दिखा, जैसे ही चूहे को भोजन दिखा, अब वह उसको रास्ता याद हो जाता है। देखो सबसे पहले मैं बताऊं, चलिए पहले ये बता देता हूँ। जैसे ही चूहे को भोजन दिखा, चूहा जैसे मान लो यहाँ है, चूहा इधर से होते हुए इधर से उधर घूमते हुए, इधर से उधर इधर से उधर ऐसे होते हुए अब सीधे जाता है, लीवर पे सीधे पैर मारता है, भोजन नीचे आ जाता है और वह उसको खा लेता है। तो बात यह है कहने की, इसमें स्किनर ने पहले क्रिया किया है ना। स्किनर ने क्रिया किया और उसके फलस्वरूप वह अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। आपको एक बात बता दूं, जो भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी ने जिस पे भी प्रयोग किया है तो वह किया है हमारे भूखे जानवर पे।
भूखे जानवर पे ही क्यों किया है? देखिए, चाहे थॉर्नडाइक हुए, चाहे पावलव हुए, चाहे स्किनर हुए, चाहे कॉलर हुए, उन्होंने भूखे जानवर को ही टारगेट किया है। भूखे जानवर पे ही क्यों किया है? देखिए, जिस प्रकार यदि हमें अगर टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए यदि हमें कोई भी फोर्स नहीं होगा या फिर हमें आवश्यकता नहीं होगी तो हम क्यों बनेंगे? मान लो मैं ज़मींदार हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। क्या है? बहुत पैसा है। तो मैं पैसा क्यों कमाऊँगा? मैं बैठे बैठे नहीं खाऊँगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तभी वह किसी कार्य को करने में ज़्यादा तत्पर रहता है ना? इसी तरीके से हमारे क्वेश्चनों में भी यही देखा जाता है कि जैसे बच्चा है, बच्चे को पढ़ाना है तो उसको उसके परिवेश से लेके पढ़ाया जाता है, क्योंकि वह परिवेश से ज़्यादा सीखता है, वातावरण से ज़्यादा सीखता है ना? चलिए वो बात की है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सीखते हैं भूखे जानवर पे ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, तभी वह किसी कार्य को ज़्यादा करने के लिए तैयार रहता है। जैसा कि अभी हमने आपको समझा दिया है, स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वह चूहे, सफ़ेद चूहे और सफ़ेद कबूतर पे किया है। जैसे सफ़ेद चूहे पे किया था उसी प्रकार से कबूतर पे भी किया गया है। जो थॉर्नडाइक का स्किनर का सिद्धांत है वह स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा। RS थ्योरी भी इसे बोलते हैं, यांत्रिकी साधनात्मक भी इसी को बोलते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन भी इसे बोलते हैं। अनुबंधन आ जाए वो तो स्किनर का है ही, क्रिया प्रसूत आ जाए, RS आ जाए। SR था हमारा थॉर्नडाइक का। SR किसका मैंने बताया था? थॉर्नडाइक का है। और RS किसका हो गया हमारा? उल्टा, यानी इसमें पहले उद्दीपक सामने दिखता है फिर रिस्पॉन्स किया जाता है। ये था हमारा थॉर्नडाइक का। और जिसमें पहले अनुबंधन पहले दिखता है यानी कार्य पहले किया जाता है, और स्टिमुलस यानी जो हमारा उद्दीपक है वो बाद में दिखता है। तो ये हमारा कहलाते हैं स्किनर महोदय का। ठीक है, और इस देखिए आपको आगे बताऊंगा इम्पोर्टेंट बातें लास्ट में कि कैसा क्या है, किसने किस पे क्या बताया है। चलिए वापस आते हैं अपने। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में BF स्किनर, BF का पूरा नाम है ब्रूनर फेडरिक स्किनर ने किया था। उन्होंने सफ़ेद चूहे पे किया था 1938 में, और 1943 में कबूतर पे किया था। ये जो सिद्धांत है यह थॉर्नडाइक के नियम पे ही आधारित है, यानी थॉर्नडाइक ने जिस प्रकार से किया था पहले, लेकिन उन्होंने उद्दीपक दिखा दिया था और फिर बाद में उसका रिस्पॉन्स पहले किया था, उसके बाद उद्दीपक मिलने पे ज़्यादा कारगर साबित हुआ था। इन्होंने भूखे चूहे को बंद किया था एक बॉक्स में, एक लीवर लगा हुआ था जैसे मैंने आपको बताया, भोजन उसमें था, वो कई अनुक्रिया की जाती थी, संयोगवश चूहे का पंजा उस लीवर पे लग जाता था, बॉक्स भोजन को पात्र खुल जाता था, भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे चूहे को कम समय में लगने लगा। ऐसे ही करते करते चूहा सीख गया कि अगर मुझे जैसे ही इस बॉक्स में बंद किया जाएगा मुझे भोजन के लिए अनुक्रिया करनी पड़ेगी और मुझे भोजन मिल जाएगा। इसी तरीके से चूहे के करने के बाद में कबूतर पे किया था इन्होंने। SR थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वह RS में बदल दिया। इसमें पहले अनुक्रिया की जाती है, बाद में पुनर्बलन या भोजन मिलता है।
चलिए हम अपने सिद्धांत पे आते हैं। एक शैक्षिक महत्व और देख लीजिए किसमें इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षाकृत व्यवहारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। वांछित अनुक्रियाओं को पुनर्वलन से बालक को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे हम पुनर्वलन देते हैं ना कि शाबाश मेरे बच्चे, बहुत अच्छा बेटा काम किया है, और ऐसे ही कर तो बच्चा जल्दी सीखने लगता है, ना कि डांटने से हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें हर बार यही कर रहे हैं कि वाह बेटा वाह बहुत अच्छा, वाह 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 बेटा बहुत अच्छा किया। ऐसे करने से बच्चा कहेगा कि अरे ये तो गुरुजी की लग रहा है आदत ही है। समय समय के अनुसार हमें ये ध्यान देना पड़ता है, ना कि एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाए। और बच्चे को सकारात्मक और नकारात्मक तुरंत पुनर्वलन देना चाहिए। बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ कहाँ मेरी गलती है कहाँ नहीं है। चलिए अब मैं आपको बता दूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो पावलोव का जो सिद्धांत है, मैंने कल की वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं। पावलोव का जो सिद्धांत है उसमें उद्दीपक का महत्व था। उद्दीपक पूछा जाता है, उद्दीपक पे किसने जोर दिया है? पावलोव ने। उसके बाद क्या है हमारा स्किनर ने किस पे महत्व दिया है? पुनर्वलन पे। ठीक है, याद रखना, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, पावलोव का जो सिद्धांत था वह प्राचीन सिद्धांत कहलाता है, प्राचीन सिद्धांत। और जो स्किनर का है वह नवीन सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं इसके अन्य नामों में, जो स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है। चलिए मैं आपको पहला नाम बताता हूँ स्किनर के सिद्धांत का, जिसका नाम है क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत के सिद्धांत का तात्पर्य हमारा यह है जिसमें पुनर्वलन के द्वारा, किसके द्वारा? पुनर्वलन के द्वारा किसी अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुनर्वलन के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा काम करता है तो यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत आता है। इसमें सीखने वाले की भूमिका क्या रहती है? सक्रिय रहती है। यानी जो सीखने वाला होता है वह क्या होता है? सक्रिय रहता है, क्योंकि उसको ही तो पुनर्वलन दिया जाता है कि शाबाश बहुत अच्छा किया कार्य, तो वह हमेशा अपने कार्य करने में आगे बढ़ता जाता है। इन्होंने पुनर्वलन पे महत्व दिया है। इन्होंने जो हमारे थॉर्नडाइक जी थे, स्किनर जी जो थे, इन्होंने 2 प्रकार के व्यवहारों की व्याख्या की है। यानी कहते हैं ये कि इंसान या व्यक्ति में 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला होता है हमारा प्रसूत व्यवहार, ये आप लिख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा आता है हमारा अनुक्रिया व्यवहार। प्रसूत व्यवहार और दूसरा है हमारा अनुक्रिया व्यवहार। प्रसूत व्यवहार में वह होता है जिसमें बिना उद्दीपक की सहायता से कोई भी कार्य होता है। पहले वाले में क्या था हमारा? बिना उद्दीपक हो, यानी उद्दीपक नहीं हो, उद्दीपक रहित। उद्दीपक मैंने आपको कल बताया ही था क्या होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है। उद्दीपक रहित जो होता है वह प्रसूत व्यवहार होता है, और जिसमें उद्दीपक की उपस्थिति होती है वह हमारा होता है अनुक्रिया व्यवहार में। प्रसूत व्यवहार वह होता है जिसमें व्यवहार में बिना उद्दीपक हो, उद्दीपक नहीं हो जिसमें, जैसे क्या?
जैसे कभी कभार हम बैठे बैठे यूँ ही पैर हिलाते रहते हैं, हमें पता तो नहीं होता है कि ये हो रहा है, लेकिन पैर हिलता रहता है, तो यह प्रसूत व्यवहार के अंतर्गत आता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि इंसान का पैर हिलाना किस कारण होता है, कौन से व्यवहार में आता है, तो वो हमारा है प्रसूत व्यवहार के अंतर्गत। और कहा जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया व्यवहार में क्या होता है, इसमें उद्दीपक उपस्थित होता है, यानी कोई भी हम कार्य करते हैं तो यूँ ही नहीं करते हैं, कोई कार्य जरूर होता है। जैसे सुई चुभाने पे अचानक एकदम हमारे अंगों का एकदम हम भौचक्के हो जाते हैं, एकदम उछल जाते हैं। रोशनी पड़ने पर पलक का झपकना, जैसे पलक तो हमारी जैसे हमारी ये एक तो यूँ ही अपनी पलक झपक रही है, एक रोशनी पड़ने पे जैसे ही पलक झपकती है, तो यह अनुक्रिया व्यवहार के अंतर्गत आता है।